हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 है हमारा। और इसमें हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेके 1990 के बीच का जो आपका समय पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई, कैसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप और स्ट्रक्चर्स रहा, उसी पर हम लोग गौर कर रहे थे। तो इसी के स्वरूप में हम कल बहुत सारी चीजों को देख चुके थे। तो इसमें हम आत्मनिर्भरता, समानता, आधुनिकीकरण, कृषि को हम लोग देख चुके थे कि कृषि कैसी है, हमने किस कृषि पैटर्न को अपनाया था। ये सब कुछ देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसमें देखा कि बिचौलिया हमारे यहाँ किस तरीके की भूमिका निभाता था। फिर उसके बाद हमने भू सुधारों की बात की कि कैसे हमारे यहाँ भू सुधार संबंधी कार्य हुए और पूरे भारत में जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर कर किस तरीके से लैंड रिफॉर्म किया गया। और केरल और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिस तरह के होने चाहिए थे। बाकी सब लोगों ने अपने सगे संबंधियों के नाम पर वो सारी चीजें ट्रांसफर करी। उसके बाद हमने हरित क्रांति को देखने का और जानने का प्रयास किया था। क्लियर है? और इसमें हरित क्रांति को हम लोग पढ़ रहे थे कि हरित क्रांति है क्या। सबसे पहले कृषि वर्ग के विषय में देखिए कि हमने कृषि में क्या क्या चीजों को पढ़ा, कैसे उनका निर्धारण और क्या क्या चीजें। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इसे उत्पादन के अधिशेष भाग ही स्वयं उपभोग करे, यानी कि किसान जो कुछ अपना बाजार में बेचने के लिए जा रहा है वो क्या है, वो अधिशेष ही तो होता है, अधिकांश भाग उस अगर उत्पादन का अधिकांश भाग वह स्वयं ही उपभोग करे, यानी कि मान लीजिए उसने जो भी उत्पादन किया उसको वो खुद आपको कंज्यूम कर ले, तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि किसान ने सरप्लस कुछ कर दिया और वो प्रोडक्शन अगर बेच दिया तो डेफिनेट है कि अर्थव्यवस्था में इसका इफेक्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपरीत अधिशेष कहलाता है विपरीत अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं, चावल और इसके अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा सा भाग बेच रहे हैं। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग ने अन्य वस्तु की अपेक्षा उनमें कमी आई है। कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भाग भोजन पर खर्च करने पर निम्न आय वर्ग को भी कीमत में इसका सापेक्ष कमी का बहुत लाभ हुआ है। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुनिश्चित बफर स्टॉक बना सकती है, जिसके खाद्यान्नों की कमी के समय से उसमें आपका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, कैसे बफर स्टॉक बना रही है, क्या सुनिश्चितता है, कैसे कमी होगी, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, यदि यदि भी हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ है, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापाद नहीं है। एक जोखिम यह था कि छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के अतिक्रमण की संभावना अधिक थी। ऐसी दशाओं में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो गया। सौभाग्यवश सरकार के द्वारा किए गए कुछ उपाय के कारण अधिकांश सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न बाजार दरें छोटे किसानों को
ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी ताकि छोटे किसानों को ये अधिक अनिश्चित आगतें उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्रति छोटे खेतों की उपज उत्पादन की समय के साथ साथ खड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान की सेवाओं के कारण छोटे किसानों ने जोखिम को भी कम हो गया। क्या हो गया? जोखिम कम हो गया, जो कीटनाशकों के अतिक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी के कारण थे। यदि सरकार ने इन प्रौद्योगिकी की का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किया होता तो इस हरित क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। अगर छोटे किसानों को उसने क्या नहीं किया होता, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रौद्योगिकी नहीं दी होती तो किसको लाभ मिलता? तो छोटे किसान हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलता। ठीक, ये आपको देखिए। सबसे पहले देखिए किस प्रकार की चीजें अर्थव्यवस्था में हुई, कैसे विपणन अधिशेष के रूप में चीजें आई, तो आप देखिए, और कैसे स्टॉक के मार्केट। अब एक चीज हमेशा रही है सब्सिडी, काहे किए पर भैंस। लेकिन सब्सिडी हमेशा जो मिली है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें आपकी बनी रही। ठीक, आजकल कृषि क्षेत्र में दी जा रही आर्थिक सहायकी आर्थ का आर्थिक औपचारिक एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इसके ऊपर एक डिपेंडेंसी है, अलग अलग विचार है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा छोटे किसानों के विशेष रूप से नए HY प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु सब्सिडी दी जाने की आवश्यकता है। कह रहे भाई, जो छोटे किसान हैं जनरली, अगर आप चाहते हैं कि वो नए बीज उगाएं टेक्नोलॉजी वाले, तो आपको प्रोत्साहन देना होगा और उनको उन सारी चीजों में आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। किसान प्रायः किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, अतः किसान द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सब्सिडी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, किसानों में दिक्कत है, अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, वो पहले उसको टेस्टिंग करना चाहते हैं। उस टेस्टिंग की समझ को विकसित करने के लिए, उस सहारा देने के लिए भी उनको सब्सिडी कैसी है, बहुत ज्यादा जरूरत है सब्सिडी की। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी को लाभ मिल जाने पर उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकीय धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं, यद्यपि सहायकीय का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिकांश क्षेत्र में किसानों को ही पहुंचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरक पर सब्सिडी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर आप सब्सिडी दे भी रहे हैं तो जो अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसान हैं, ये लाभ उनको ही पहुंच रहा है, गरीब के पास तो पहुंच ही नहीं रहा है, वो गिर ही नहीं पा रहा। जो रिच आपके किसान है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये समझाने का वो प्रयास कर रहा है। ठीक, इसमें लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है। कह रहे जिसको हम ये इंडिकेटेड कर जिनको हम लक्षित करके बांट रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा, सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ रहा है। कुछ और विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को कृषि सहायता जारी रहनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत जोखिम भरा व्यवसाय है। भाई, जोखिम भरा व्यवसाय, कभी बारिश नहीं होती, ऐसे चाहे कितनी अच्छी हो, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, और कभी सरप्लस उत्पादन होने पर रेट डाउन हो जाता है। ये क्या है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बड़ा रिस्क का सौदा है, यही कह रहा है वो। साहित्य को समाप्त कर देने
जोखिम भरा अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायकों को समाप्त करने पर वे अपेक्षित आदतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जिन चीजों को लगाना चाहते हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकीय समाप्त करने गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता बढ़ेगी। समानता का लक्ष्य का उल्लंघन। इन विशेषज्ञों की तर्क है कि सहायकीय बड़े किसान तथा उर्वरक को अधिकांश लाभ हो रहा है। यही सही सहायकीय समाप्त करने का नहीं है, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनमें केवल निर्धन किसानों को ही उनका लाभ मिल सके। क्या मिल सके? निर्धन किसानों का भी उनको लाभ मिल सके। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप इसमें अब देखिए, 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादन की वृद्धि से भारत में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गए। यानी कि 60-70 यानी कि 1970 का ही हम खाद्यान्न निर्भर हो गए थे। ठीक, यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश में 65% जनसंख्या कृषि में लगी रही। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी 65% लोग सीधे एग्रीकल्चर में लगे थे। ठीक, अर्थशास्त्री इसका निष्कर्ष पर पहुंचे जैसे जैसे देश संपन्न होता रहता है, सकल घरेलू उत्पाद में जीडी का योगदान में उसके संख्या पर निर्भर में कमी आती जाती। कह रहे जैसे जीडीपी मजबूत होगी, देश संपन्न होगा, तो एग्रीकल्चर डाउन होता चला जाएगा। वर्ष 1950 से लेकर 1990 की अवधि में जीडीपी में कृषि का अंशदान में भारी कमी आई थी, पर कृषि की निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। यानी कि कृषि के अंशदान में तो कमी आई, लेकिन कृषि की जो आपका डिपेंडेंसी है उसके अनुपात में कमी नहीं आई। यानी कि कमी आनी चाहिए थी, वो यथार्थ बनी रही। कैसी बनी रही? यथार्थ। कह रहे कि 1950 में इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग फर्द द्वारा संभव ही थी। इस प्रकार क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में लोग रहने की क्या आवश्यकता थी? का उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपाया। यानी कि इन लोगों को वो आपका खपा नहीं पाए। ठीक, अनेक अर्थशास्त्री 1950 से 1990 के दौरान में अपनाई गई नीतियों को ये सारी चीजें आपको देख मिली। ठीक, अब हम देखते हैं उद्योग और व्यापार। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र, कह रहे हैं क्या पाया है कि जो निर्धन राष्ट्र, जो गरीब देश है, वे तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छी प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और कृषि रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। आधुनिकीकरण और समग्रता में बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दे रही हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। ठीक है, जब हम आजाद हुए थे ना बच्चों, उस समय बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश लोग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा और इस्पात सुप्रबंधन फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो हमें औद्योगिक आधार पर विस्तार करने की आवश्यकता थी। इसमें हमें विविध प्रकार के उद्योग होंगे। अब हमको क्या करना था? हमको एग्रीकल्चर से मूव होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना था कि हमारे 65% पॉपुलेशन को हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाकर और हमको विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत कर कर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी, आपका जो गरीब अर्थव्यवस्था थी, तो उसी में मिलाने का हमारा एक प्रयास आपका था।
क्या स्थिति थी व्यापार और कृषि। तो इस तरीके से हमको जो है ये सारी चीज देखनी थी। तो भारतीय उद्योगों का विकास और सार्वजनिक निजी सेक्टर के जो उद्यम हैं, कैसे हम लोग अपने इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर आज के